हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और ग्रेजुअली हम धीमे धीमे करके पूरी सीरीज़ बनाएंगे जिसमें कि अलग अलग अमाइनो एसिड्स के इम्पॉर्टेंट फीचर्स, उसका जो स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ से उन्हें डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले मैं अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ या उनके स्ट्रक्चर के ऊपर जाने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ये स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। अक्सर किताबों में या पढ़ाते समय टीचर्स यूज़ करते हैं टर्म स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स एंड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है वो 22 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो 22 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। और अब आप जानते हैं कि अगर किसी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर तो वो जाहिर सी बात है वो किसी राइबोसोम के ज़रिए ही सिंथेसिस हो रही होगी, इज़न्ट इट? क्योंकि राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री, इज़न्ट इट? तो राइबोसोम से ही राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के ऊपर रहता है और मैसेंजर आरएनए के ऊपर धीमे धीमे मूव करता जाता है और उसकी वजह से ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये बात आपको अच्छे से पता होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो अमाइनो एसिड्स राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेट होते हैं प्रोटीन्स के अंदर। अब आप जानते हैं प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है तो उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें हर बार एक एक अमाइनो एसिड ऐड ऑन हो रहा होगा। और ये किसकी वजह से हो रहा होगा? ये राइबोसोम की वजह से हो रहा होगा। राइबोसोम क्या कर रहा होगा? एक एक अमाइनो एसिड को जोड़ रहा होगा। इसकी वजह से चेन जो है वो ऐड ऑन होती चली जा रही होगी या इलोंगेट होती चली जा रही होगी। तो जो प्रोटीन्स या ऐसे कहना चाहिए कि जो अमाइनो एसिड्स राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेट होते हैं आपके प्रोटीन्स के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर बनने वाले प्रोटीन्स के अंदर, ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बोलते हैं या प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड बोलते हैं। ये प्रोटीनोजेनिक शब्द का मतलब क्या हो गया? जो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने में हेल्पफुल हो या जो प्रोटीन को जनरेट करवाए, ऐसे अमाइनो एसिड्स को प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड्स या स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। अब ऐसे सिर्फ 22 अमाइनो एसिड्स ही नोन हैं जो प्रोटीनोजेनिक या स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं। हालांकि नेचर में बहुत सारे अराउंड 500 से ऊपर अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो नोन हैं, लेकिन आउट ऑफ दोज सिर्फ 22 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीनोजेनिक हैं और जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। आई बिलीव ये समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स क्या हैं, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स क्या हैं। तो अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स जितने और अमाइनो एसिड्स हैं उनको नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हम लोग कह देते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक टिपिकल प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है उसके अंदर मैक्सिमम जो अमाइनो एसिड्स या मोस्ट अबंडेंट अमाइनो एसिड्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि एक टिपिकल प्रोटीन के अंदर ल्यूसीन, सीरीन, लाइसीन एंड ग्लूटामिक एसिड, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट अमाइनो एसिड्स दैट आर प्रेजेंट। तो ये एक रफ आइडिया है कि कौन कौन से अमाइनो एसिड्स जनरली नेचुरल प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं। तो नाम याद रखिएगा, ल्यूसीन, सीरीन, लाइसीन एंड ग्लूटामिक एसिड। वहीं अगर मैं बात करूं कि सबसे कम या रेयरली प्रेजेंट अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन्स ये कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे ट्रिप्टोफैन एंड मिथियोनिन जो है वो रेयरली फाउंड अमाइनो एसिड्स हैं दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द प्रोटीन। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया पहली स्लाइड में कि नेचुरल स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ये पहली स्लाइड का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। आइए अब बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर एक अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो अब हम उससे पहले मतलब अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में जाने से पहले
मैं एक पॉइंट और यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड किसे कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट में कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ एन अल्फ़ा अमाइनो एसिड। तो एक चीज़ समझिए, अब आप ये बात जानते हैं अच्छे से कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ, तो अगर मैं एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये कार्बन हो गया, सेंटर वाला कार्बन, और इसके इधर मैंने बना दिया NH2। अभी देखिए मैं इसका आयनिक स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे हो गया COOH, NH2, इधर COOH, इधर मैंने लगा दिया RH और इधर मैंने लगा दिया R ग्रुप। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है एक किसी भी एक टिपिकल अमाइनो एसिड का, यही बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बात आप जानते हैं। अब एक चीज़ समझिए कि ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड क्या होता है। अब अल्फ़ा अमाइनो एसिड का मतलब ये है, इसको समझने से पहले अल्फ़ा अमाइनो एसिड को पहले ये जान लेते हैं कि ये अल्फ़ा कार्बन क्या होता है। अब ये देखिए कि वो कार्बन जिससे हमारा COOH ग्रुप लगा रहता है, उसी कार्बन को मैं अल्फ़ा कार्बन कह देता हूँ। तो अब आप ये देख रहे हैं कि दिस इज़ योर COOH ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये है। तो ये है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या इसी को आप बोलते हैं एसिडिक ग्रुप। तो ये कार्बोक्सिलिक या एसिडिक ग्रुप है। जिस कार्बन से ये कार्बोक्सिलिक या एसिडिक ग्रुप जुड़ा रहता है, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। इसी कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो इस कार्बन को मैं यहाँ पे अल्फा कार्बन लिख सकता हूँ। अब एक चीज़ और समझिए कि अगर अमाइनो ग्रुप, ये जो अमाइनो ग्रुप है वो दिस इज द अमाइनो ग्रुप, अगर अमाइनो ग्रुप भी इसी अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, इफ द अमाइनो ग्रुप इज ऑल्सो लिंक्ड विद द अल्फा कार्बन, देन दिस विल बी कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड। इसी को अल्फा अमाइनो एसिड भी बोलते हैं क्योंकि ये अल्फा कार्बन से लिंक्ड है, तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया अल्फा। अल्फा कार्बन से ही लिंक्ड है आपका अमाइनो ग्रुप, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड। अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर अमाइनो एसिड अल्फ़ा अमाइनो एसिड ही हो, क्योंकि अगर मैं एक बनाने की कोशिश करूं, अगर आप देखिए कि ये मान लीजिए C अल्फ़ा कार्बन है, इससे यहाँ पे COOH जुड़ा होगा तभी इसको अल्फ़ा कह सकते हैं। बट मान लीजिए ये कार्बन बीटा है, ठीक है, ये कार्बन गामा है। अब मान लीजिए इस कार्बन से हमारा NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक, तो फिर ये अल्फा अमाइनो एसिड नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, गामा अमाइनो एसिड। तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ गामा अमाइनो एसिड। इसको गामा अमाइनो एसिड बोलेंगे, अल्फा अमाइनो एसिड नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये NH2 ग्रुप जो था वो अल्फा कार्बन से लिंक्ड नहीं था। ठीक, अब आई बिलीव ये समझ में आ गया होगा कि ये अल्फा अमाइनो एसिड क्या होता है, इसको कैसे पहचाना जा सकता है। चलिए, अब जैसा कि मैंने कहा था कि हम डिफरेंट टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे। हालांकि ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक डिस्कशन है वो नॉन पोलर साइड चेन्स वाले अमाइनो एसिड्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। नॉन पोलर साइड चेन्स मतलब ऐसी साइड चेन। अब साइड चेन का मतलब क्या होता है ये आप जानते हैं, आर ग्रुप। ठीक है, साइड चेन का मतलब क्या हो गया, आर ग्रुप। तो अब ऐसे आर ग्रुप्स जो कि नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। अब पोलर और नॉन पोलर को कैसे आप डिफाइन करेंगे, अब आप जानते ही होंगे। पोलर मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी चीज जो पार्शियल चार्ज रखे हो या प्रॉपर चार्जेस जहां पे मौजूद हो, उस चीज को बोलते हैं पोलर। ठीक है, तो पोलर मतलब होता है जहां पे चार्जेस पाए जा रहे होंगे, जहां पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही होगी, उसी को बोलते हैं पोलर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं तो पोलर मतलब क्या होता है, जहां पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा। अगर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसकी वजह से एक जगह पे आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा
और दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होंगे तो एक जगह आपको पार्शियल पॉजिटिव और एक जगह आपको पार्शियल नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं A और B, अब मान लीजिए कि B जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो B के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, A के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक, और अगर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हो तो पोलर हो गया। अगर मैं बात करूं नॉन पोलर की, तो नॉन पोलर में क्या होता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। दैट मीन्स अगर मैं इसको यहां पे बनाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि मान लीजिए ये A और B इस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं और A के पास भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, B के पास भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इस वजह से दोनों में से कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग नॉन पोलर। तो अब ये बात समझ में आई होगी कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। अब ये बात समझिए कि पोलर चीजें जो होती हैं या पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं, दे विल ऑलवेज बी सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर भी पोलर है। तो आप ये बात जानते होंगे, अच्छे से आपने पढ़ा भी होगा कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, है ना। तो यानी कि अगर कोई भी पोलर सॉल्यूशन, पोलर कंपाउंड है, तो पोलर कंपाउंड विल बी ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो पोलर कंपाउंड है वाटर, वो पोलर चीज़ों को ही सॉल्युबलाइज करेगा। वहीं अगर मैं बोलूँ नॉन पोलर कंपाउंड्स, तो वो ऐसी चीज़ें जो होंगी वो बेंजीन या किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे उनके अंदर सॉल्युबलाइज होगी, वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं होगी। ये बात अच्छे से समझ के रखिएगा। चलिए, अब इतना अगर समझ में आ गया है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने पहले अमाइनो एसिड के ऊपर, जिसका नाम आप सब जानते हैं और कहते हैं इसको ग्लाइसिन। अब आप ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो एक चीज़ और, हर अमाइनो एसिड का आपको याद होना चाहिए उसका 1 लेटर कोड और उसके 3 लेटर कोड के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1 लेटर कोड और 3 लेटर कोड्स दोनों ही लिखता चलूँगा। तो जैसे कि ग्लाइसिन की अगर मैं बात करूँ तो इसका 1 लेटर कोड जो होता है, 1 लेटर कोड जो होगा ग्लाइसिन का वो होगा G, और इसका जो 3 लेटर कोड होगा, 3 लेटर कोड जो होगा वो होगा GLY। ठीक है, तो 1 लेटर कोड हो गया G, 3 लेटर कोड हो गया GLY। अब जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि हर अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में ये और ये 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। तो अंतर कहाँ पे होता है? अंतर होता है इस जगह पे, क्योंकि ये होता है आपका R ग्रुप। अब ग्लाइसिन के केस में जो आपका R ग्रुप है दैट इज H। अब इससे सिंपल R ग्रुप तो और कहीं नहीं होने वाला, क्योंकि H हाइड्रोजन से सिंपल R ग्रुप तो और कहीं भी नहीं होगा, इससे कॉम्प्लिकेटेड ही R ग्रुप होते जाएंगे। इसीलिए अगर ये सबसे सिंपलेस्ट R ग्रुप है तो इसी वजह से ग्लाइसिन भी हमारा सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड हो जाता है। ठीक है, तो R ग्रुप है इसका हाइड्रोजन एंड इट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। ठीक है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। अब केवल हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे शेयरिंग वगैरह तो कुछ आपको दिख नहीं रही, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि दिस इज नॉन पोलर अमाइनो एसिड। और अगर ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड है तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, आप जानते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर कह दें या एक्वस एनवायरनमेंट कह दें, ये हो गया। नेक्स्ट, अगर ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड था तो भाई क्योंकि हाइड्रोजन ही पाया जा रहा है यहाँ पे, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो, और जो इसका पूरा स्ट्रक्चर होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि R ग्रुप इसका इतना बड़ा नहीं है, सबसे सिंपल R ग्रुप है, बाकी सारी चीजें हर अमाइनो एसिड में कॉमन है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं दिस इज द स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड। तो ये स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड भी हो गया। दूसरी चीज, एक चीज और देखिए कि क्या ये कार्बन, अगर मैं कायरलिटी की बात करूं तो क्या ये कार्बन कायरल है? इज दिस कार्बन कायरल? नहीं, कायरल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन इधर भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन इधर भी प्रेजेंट है।
तो अगर दोनों जगह अगर दो जगह एक ही एटम प्रेजेंट रहता है तो हम उसको कायरल नहीं कह सकते. दैट इज वाई वी कैन से दैट इट इज ए कायरल इन नेचर. अगर ए कायरल है तो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी. ऑप्टिकल एक्टिविटी एब्सेंट. ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई. ऑप्टिकल एक्टिविटी एब्सेंट हो गई. अब क्योंकि ये नॉन पोलर है, अब नॉन पोलर चीज़ें क्या होती है, वाटर हीटिंग होती है. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया इनसॉल्युबल इन वाटर. दूसरा एक शब्द इसके लिए लिख सकता हूँ हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक. अगर वाटर सॉल्युबल होता, वाटर में सॉल्युबल होता तो हम इसको लिखते हाइड्रोफिलिक, बट अभी लिख रहे हैं हाइड्रोफोबिक. ठीक, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो कहने का मतलब है जो इसका आर ग्रुप है वो बहुत ही सिंपल है ना. जो इसका आर ग्रुप है आप देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल है. अब इसके आर ग्रुप के इतने सिंपल होने के कारण इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कहीं से भी उनको बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, कैसे भी घूम जाते हैं, किधर भी मुड़ जाते हैं. तो सेम वे में क्योंकि ये ग्लाइसिन जो अमाइनो एसिड है इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इनका स्ट्रक्चर जो है इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. सिंपल स्ट्रक्चर. तो देखिए अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको जो ये स्ट्रक्चर्स हैं वो क्लास के अंदर ही याद हो जाएंगे. इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि स्ट्रक्चर इसके कैसे याद होते हैं. और अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्लास में याद कर लेना या याद करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे बायोकेमिस्ट्री काफ़ी ईजी हो जाती है. तो अब हम लोगों ने पहला अमाइनो एसिड कंप्लीट किया. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पे आर ग्रुप में जो है वो हाइड्रोजन पाया जाता है. ठीक, तो ये बात याद हो गई. सबसे पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना ग्लाइसिन. ठीक, तो ग्लाइसिन कंप्लीट हो गया. तो अब आइए बात करते हैं दूसरे अमाइनो एसिड की जो है एलेनिन. अब यहाँ पे देखिए ये एलेनिन है. ठीक, अब एलेनिन अमाइनो एसिड के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले इसके 1 लेटर कोड और इसके 3 लेटर कोड के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ. तो अगर मैं इसके 1 लेटर कोड के बारे में बात करूँ तो 1 लेटर कोड सिंपल है. नाम एलेनिन से शुरू है तो इसका 1 लेटर कोड हो जाता है ए और 3 लेटर कोड जो है वो हो जाएगा ALA. ठीक है, तो एलेनिन क्या ALA और 1 लेटर कोड हो गया A. अब जरा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करिए. ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है. अब आपको ऑलरेडी पता है कि NH2 जो है वो यहाँ पे पाया जा रहा है. दिस इज NH2. ये आपका COOH हो गया. यहाँ पे आपका H हो गया हाइड्रोजन. अब देखिए पोजीशन में अलग अलग डायग्राम में अलग अलग पोजीशन हो सकती है, अलग अलग बुक में भी अलग अलग डायग्राम्स हो सकते हैं. ये इसका H हो गया. अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे ये इसका H हो गया. तो इसका R ग्रुप कहाँ है, ये हो गया इसका R ग्रुप. दिस इज द R ग्रुप. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R ग्रुप क्या है इसका, CH3 है. R ग्रुप क्या है इसका, दिस इज CH3. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एलेनिन जो है वो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड अमाइनो एसिड है. उसका स्ट्रक्चर जो है वो ग्लाइसिन से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. क्यों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि ग्लाइसिन में हाइड्रोजन एज आर ग्रुप था, एलेनिन में आर ग्रुप जो होगा वो CH3 का होगा, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैंने इसको बोला. ठीक, तो आर ग्रुप CH3 हो गया. तो बाकी कुछ याद करने वाला नहीं है बेटा. H हो गया ग्लाइसिन में और CH3 हो गया तुम्हारा. H हो गया ग्लाइसिन के केस में, हाइड्रोजन हो गया, और CH3 हो गया तुम्हारा एलेनिन के केस में. तो अब नेक्स्ट जरा इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लें. तो इसका स्ट्रक्चर भी जो होता है उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता. अगर मैं इसके स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो इट्स स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल. तो स्मॉल स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ. तो इट हैज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर. दूसरा आप जानते हैं इसका आर ग्रुप CH3 है. अब आर ग्रुप CH3 होने की वजह से यहाँ पे जो कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अब ये आप जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है. तो यहाँ पे लगभग इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होगी. अगर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि दिस इज अ नॉन पोलर अमाइनो एसिड. ये भी क्या होता है जी, ये भी नॉन पोलर अमाइनो एसिड है. अगर नॉन पोलर अमाइनो एसिड है तो इसको भी हम कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो हाइड्रोफोबिक इन नेचर. अगर ये हाइड्रोफोबिक है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स
एंड इनसॉल्युबल इन किसमें इनसॉल्युबल होगा जी? इनसॉल्युबल इन आपका एक्वस सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम इसकी कायरलिटी को चेक करें, देखिए ये अगर मैं इसको मेन कार्बन देख रहा हूं, ये मेन कार्बन के एक साइड में CH3 लगा है, एक साइड में NH2 लगा है, एक साइड में हाइड्रोजन है और दूसरे साइड में क्या है? COOH है। दैट मीन्स ऑल द 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट। ऑल 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट वैलेंसीज होने की वजह से वी कैन कॉल दिस एज कायरल। तो पहला जो अमाइनो एसिड जो आपका कायरल है, ग्लाइसिन तो एक कायरल था, पहला अमाइनो एसिड जो कायरल है वो एलेनिन है। ये बात समझ में आ गई। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आई गेस मैंने एलेनिन के आपके क्लियर करा दिए होंगे और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं बात करूं वैलिन की, तो देखते हैं वैलिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी एक चीज़ देखिए, सबसे पहले तो हम इसके 1 लेटर कोड के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 लेटर कोड क्या है इसका? ये है V। और इसका 3 लेटर कोड क्या है? 3 लेटर कोड इसका क्या है? VAL, वैलिन। ठीक है, तो VAL हो गया और ये V हो गया। अब अगर इसके स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा गौर करिए, तो स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज़ योर NH2 ग्रुप, दिस इज़ योर COOH ग्रुप, दिस इज़ योर हाइड्रोजन। अब आप देखो कि इसका जो R ग्रुप है वो R ग्रुप में क्या लगा हुआ है? ये ऐसे है, दिस इज़ योर R ग्रुप। तो एक कार्बन लगा हुआ है। दैट मीन्स जैसे कि यहाँ पे आप वैलिन का, अगर एलेनिन का स्ट्रक्चर देखें तो एलेनिन के स्ट्रक्चर में जो ये CH3 था ना, इस CH3 में से आपने क्या किया? 2 हाइड्रोजन्स को हटा दिया और उन 2 हाइड्रोजन को हटाने के बाद वहां पे 2 CH3 और ऐड कर दिए। बात समझ में आई? तो 2 हाइड्रोजन को हटाने के बाद उसकी जगह पे 2 CH3 ऐड कर देना है, बस हमारा वैलिन बन गया। तो क्या किया गया यहाँ पे, अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो वैलिन में आपने क्या किया? बेसिकली ये एक जो इसका R ग्रुप है वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहलाता है। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए मिथ एथ प्रोप है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन होता है, आपने सुना होगा। तो अब प्रोप 3 कार्बन का ऐसा यूनिट हो गया ना। तो R ग्रुप यहाँ पे कितने कार्बन का है? 1, 2 और 3 कार्बन का है। तो यहाँ पे मैं अगर R ग्रुप की बात कर लूँ तो R ग्रुप इज योर आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो R ग्रुप किस चीज़ का है? R ग्रुप क्या है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और ये भी मैंने आपको समझा दिया कि भाई ये R ग्रुप बना कैसे होगा। 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए एलेनिन के और दोनों हाइड्रोजन की जगह 2 कार्बन अटैच कर दीजिए, आपका वैलिन तैयार हो गया। इसी को बोल रहे हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर भी इसको भी हम लोग स्मॉल अमाइनो एसिड ही कहते हैं। स्मॉल अमाइनो एसिड, इसका स्ट्रक्चर अभी भी इसको स्मॉल अमाइनो एसिड ही कंसिडर करते हैं। बट यहाँ पे सबसे पहली बार आपको यहाँ पे ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। दिस इज योर ब्रांच्ड अमाइनो एसिड। यहाँ पे आपको ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। क्यों ब्रांचिंग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए इस कार्बन, सेंट्रल कार्बन से मैंने 2 ब्रांचिंग कर दी है, 2 ब्रांच बना दिए। क्या किया मैंने? सेंट्रल कार्बन से इसको मैंने 2 ब्रांच बना दी हैं। इसीलिए वी आर सेइंग दैट इट इज अ ब्रांच्ड अमाइनो एसिड। समझ में आ गया? दूसरा, इसका R ग्रुप, अगर हम लोग एक जनरलाइज्ड बात करें तो इसका R ग्रुप जो है वो V शेप का होता है। तो R ग्रुप जो है इसका, ये किस शेप का है? दिस इज योर V शेप्ड R ग्रुप। R ग्रुप किस चीज़ का बना हुआ है? V शेप का है। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगेन ये CH3 CH, यहाँ पे नॉन पोलर नेचर देखा जाता है। तो दिस इज अगेन नॉन पोलर अमाइनो एसिड। और अगर ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड है तो फिर ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा और ये हाइड्रोफोबिक होगा, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड और इनसॉल्युबल इन एक्वस कंडीशंस, इनसॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इनसॉल्युबल है। ये भी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि
यहाँ पे कायरल कार्बन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, या ये कायरल सेंटर पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। आप देखिए ज़रा सा यहाँ पे कि ये एक यहाँ पे कार्बन है। अब ये कार्बन के एक साइड में NH2, एक साइड में COH, एक साइड में हाइड्रोजन और एक साइड में ये पूरा ग्रुप। तो अगेन ये क्या हो गया, हमारा कायरल कार्बन हो गया। दिस इज अगेन योर कायरल कार्बन। और यहाँ पे कायरल सेंटर कितने हैं, एक कायरल सेंटर है। तो कायरल अमाइनो एसिड हैविंग वन कायरल सेंटर। वन कायरल सेंटर का मतलब क्या हो गया, कितने कार्बन्स को आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि वो कायरल है, कितने कार्बन्स कायरल है। तो अब आप यहाँ पे गौर करिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन कायरल दिखेगा। मान लीजिए मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ। सपोज करिए आप इस कार्बन को देख रहे हैं, इस कार्बन के दोनों पोजीशन पे CH3 दिख रहा है, तो ये कायरल नहीं हो सकता। इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन के डबल बॉन्ड O है, ये भी कायरल नहीं हो सकता। दैट मीन्स देयर इज ओनली वन कार्बन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज कायरल। ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो वैलिन भी हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं और डिस्कस करते हैं ल्यूसीन के बारे में। ठीक है, चलिए एक मिनट, हाँ ल्यूसीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब ल्यूसीन का सबसे पहले इसके जो 1 लेटर कोड और 3 लेटर कोड है उसको देख लेते हैं। तो 1 लेटर कोड के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1 लेटर कोड ल्यूसीन का L होता है, क्योंकि इसके नाम पे ही ल्यूसीन से शुरू है। और इसका जो 3 लेटर कोड होगा वो होगा LEU, इसका 3 लेटर कोड होगा। ये बात भी समझ में आई होगी। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करूं तो देखिए, अगर आप इसके जस्ट पीछे वाला अमाइनो एसिड यानी कि वैलिन देखिए, तो वैलिन में आइसोप्रोपाइल ग्रुप था और इसका जो ये R ग्रुप का जो स्ट्रक्चर था, वो वी शेप स्ट्रक्चर था। वी शेप्ड R ग्रुप किस तरीके का था, इसका वी शेप्ड R ग्रुप था। लेकिन अगर मैं ल्यूसीन के बारे में बात करूं तो ल्यूसीन में जो R ग्रुप है, ये देखिए ये पूरा इसका R ग्रुप है। तो R ग्रुप इसका किस शेप का है, इसका R ग्रुप है वाई शेप्ड का। ठीक है, तो वाई शेप्ड R ग्रुप मैं लिख सकता हूं यहां पे, वाई शेप्ड R ग्रुप, वाई शेप्ड R ग्रुप है। तो अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें कि ये किस तरीके का बना है, किस तरीके से बना है, तो बस ये देखिए कि यही तो ये वाला R ग्रुप जो था वो आपका वैलिन का था। यही तो आपका R ग्रुप क्या था, वैलिन का R ग्रुप था। बट इस वैलिन के R ग्रुप के आगे हमने एक और CH2 लगा दिया है। बस यही तो किया है, वैलिन के R ग्रुप के आगे एक और CH2 लगा दिया है। यही मेरा ल्यूसीन का R ग्रुप बन गया है। बाकी सारी चीज़ें तो मेरे पास सेम ही है, NH2 इधर था, COH इधर था और हाइड्रोजन इधर था। यही चीज़ तो थी, ये चीज़ तो पहले भी थी। तो ये मेरा तैयार हो गया, ये मेरा हो गया ल्यूसीन के बारे में डिस्कशन। अब एक चीज़ और, इसका R ग्रुप मैंने बता दिया वाई शेप्ड है। अगर मैं इसके कायरल कार्बन्स के बारे में बात करूं तो कायरल कार्बन्स जो हैं, अगेन ये 1 कायरल सेंटर होगा यहाँ पे, 1 कायरल सेंटर यहाँ पे होगा और 1 कायरल सेंटर है, दैट मीन्स कायरल कार्बन यहाँ पे एक ही है। तो इसकी वजह से ये कायरल अमाइनो एसिड कहलाएगा। दिस विल बी अ कायरल अमाइनो एसिड। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं, जैसे पीछे में भी वैलिन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ब्रांचिंग देखने को मिल रही थी। ल्यूसीन के अंदर भी यहाँ पे ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। अब आप देख सकते हैं ये दिस इज ऑल्सो अ ब्रांच्ड अमाइनो एसिड। दूसरी बात यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि अगेन CH3 वगैरह है यहाँ पे, तो दैट इज वाई दिस विल बी अगेन हाइड्रोफोबिक है। तो ये वाटर इनसॉल्युबल होगा, वाटर इनसॉल्युबल, यहाँ पर ये वाटर इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आइसोल्यूसिन की। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड। आइसोल्यूसिन के बारे में कुछ बातें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए आइसोल्यूसिन में इसका 1 लेटर कोड अगर मैं बात करूं तो 1 लेटर कोड, आइसोल्यूसिन का 1 लेटर कोड क्या होता है, अब जानते हैं I होता है। बट इसका जो 3 लेटर कोड है यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। बहुत सारे लोग ISO कहेंगे, बट इट इज़ नॉट ISO। ध्यान दीजिएगा, ये ISO नहीं है, ये ILE है, आइसोल्यूसिन है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। इन केस अगर आपने इसमें पूरी चीज़ें नोट डाउन नहीं कर पाए हैं
तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसमें से थोड़ा सा बैक हो जाता हूँ, या इधर से भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई वैलिन के बारे में। अब वापस आते हैं, अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं आइसोल्यूसिन के बारे में। तो 3 लेटर कोड यहाँ पे ILE हो जाता है। और बाकी अगर मैं इसके स्ट्रक्चर पे वापस आता हूँ तो ये देखिए, ये आपका NH2 ग्रुप हो गया। NH3 प्लस से मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि वो दैट इज़ जस्ट अ आयोनिक स्ट्रक्चर डिपिक्शन, मैं ऑलरेडी पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ। तो ये COH वाला ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, NH3 वाला ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि क्या है आपका R ग्रुप। देखिए ये पूरा इसका R ग्रुप है, देख पा रहे हैं, ये इसका R ग्रुप है। दैट मीन्स अब इसके R ग्रुप में क्या चीज़ है, इसका R ग्रुप आप क्या कह सकते हैं, दिस इज, ये R ग्रुप क्या है, L शेप्ड R ग्रुप है। आप देख सकते हैं व्हाट इज दिस, L शेप्ड, इन्वर्टेड L अगर आपने लिखा होगा तो ये L शेप्ड R ग्रुप देखने को मिल रहा है। क्या है, दिस इज योर L शेप्ड R ग्रुप। अभी आपने, अगर मैं ल्यूसीन की बात करूं तो ल्यूसीन के अंदर आपने देखा था कि वहां पे Y शेप्ड R ग्रुप था। ठीक है, और आपने क्या किया था, CH के बाद CH3 दो CH3 लगे थे, उससे पहले जस्ट एक CH2 लगा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे आपने बस ये जो CH3 था, लेट मी जस्ट शो यू। अब सपोज करिए कि ये वाला CH3 हम लोग उठा लें, यहाँ से ये वाला CH3 रिमूव करें और इस CH3 को उठा करके हम लोग जस्ट यहाँ पे अटैच कर दें। ठीक है, तो अगर हम लोग बस ये वाला CH3 उठाइए यहाँ से, अगर ये उठा लिया आपने तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, CH2 CH CH3 हो जाएगा, और ये वाला CH3 उठा करके इधर लगा दीजिए तो यहाँ पे क्या हो गया, CH CH3, यहाँ पे CH3 लग गया, ये वाला CH3 आ गया यहाँ पे, ये देखिए, और ये नीचे CH2 बन गया और ये CH3 बन गया। दिस इज योर आइसोल्यूसिन। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। ल्यूसिन से आइसोल्यूसिन बनाते समय बस आपने आइसो ग्रुप क्रिएट कर दिया। ये कौन सा ग्रुप हो गया, दिस इज योर आइसो ग्रुप, इसीलिए इसको आइसोल्यूसिन बोलते हैं। ये L शेप्ड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ये देखिए कि यहाँ पे कायरल सेंटर्स की संख्या 2 होती है, 2 कायरल सेंटर्स। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, 2 कायरल सेंटर्स की बात यहाँ पे कैसे आई, तो देखिए एक कायरल सेंटर तो ये हो गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए NH2 ग्रुप है, ये H है, ये COOH है, और ये पूरा लंबा चौड़ा जो ग्रुप यहाँ से यहाँ तक है, ये 4th वैलेंसी पे जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए कि ये एक और कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर अगर देखिए तो इस कार्बन में ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक वैलेंसी, ये CH3 लगा हुआ है, ये दूसरी वैलेंसी, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप हो गया इधर, और ये पूरा का पूरा एक ग्रुप हो गया इधर। दैट मीन्स सारे के सारे ग्रुप, इस कार्बन पे भी जो सारे के सारे ग्रुप लगे हुए हैं वो भी डिफरेंट ही तो हैं। इस कार्बन पे जो सारे के सारे ग्रुप लगे हुए हैं वो भी डिफरेंट है, इस कार्बन के ऊपर जो सारे के सारे ग्रुप लगे हुए हैं वो भी डिफरेंट है। दैट इज वाई दिस अमाइनो एसिड इज हैविंग 2 कायरल सेंटर्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, 2 कायरल सेंटर्स होंगे यहाँ पे, और इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ग्रुप, जो R ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। क्योंकि आपको मैंने बताया है ना, मिथ एथ प्रोप ब्यूटाइल ग्रुप। ब्यूटाइल क्यों बोल रहे हैं इसको, ब्यूटाइल में कितना कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया। तो दिस इज हैविंग R ग्रुप, यहाँ पे क्या है आपका आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ठीक, आइसोब्यूटाइल ग्रुप हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी अभी भी हाइड्रोफोबिक है तो वाटर इनसॉल्युबल है, और आपका दूसरी चीज वाटर इनसॉल्युबल होगा, हाइड्रोफोबिक हो गया, और ये ब्रांच्ड है। तो दिस इज योर ब्रांच्ड अमाइनो एसिड, ये भी ब्रांच्ड अमाइनो एसिड हो गया। अब जरा देखिए एक और यहाँ पे अमाइनो एसिड है इधर नीचे, जो कि इसके बारे में मुझे इधर बात करनी है, प्रोलीन है। तो दिस इज अनदर अमाइनो एसिड जिसके बारे में डिस्कस करना है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्रोलीन। अब प्रोलीन की क्या क्या खास बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए प्रोलीन के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें जो इसका जो मेन स्ट्रक्चर है, जो
इसको अगर देखें तो इसमें पहले तो मैं इसका 1 लेटर कोड और 3 लेटर कोड के बारे में आपसे डिस्कस कर लूँ। तो प्रोलीन का 1 लेटर कोड होता है P और इसका 3 लेटर कोड होता है PRO। तो 1 लेटर कोड होगा P और 3 लेटर कोड होगा PRO। ये हो गया प्रोलीन के बारे में। ठीक है, अब ज़रा मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें, अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान दें तो इसके स्ट्रक्चर में आप ये देखिए कि यहाँ पे ये COOH ग्रुप हो गया। ठीक है, ये ग्रुप कौन सा है? ये आपका COOH ग्रुप हो गया। अब इस COOH ग्रुप में सबसे ये इस कार्बन से ये आपका COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके साथ साथ ये NH2 ग्रुप हो गया। ठीक, अब यहाँ पे भी एक आपका ये इधर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर CH2 और इधर CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से इस स्ट्रक्चर को ज़रा बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। तो ये अगर एक कार्बन हो गया तो ये COOH हो गया। ठीक है, इधर यहाँ से मेरा क्या जुड़ा हुआ है? ये मेरा हो गया N, इसको मुझे ठीक कर देना चाहिए, ये हो गया NH, मुझे इसको लिखना चाहिए। ठीक, तो क्योंकि ये NH2 वाला ग्रुप है ना, तो ये मुझे NH लिखना चाहिए। और एक मिनट दीजिए मुझे, यस, तो यहाँ पे या तो ये NH2 है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो ये हो गया C और इधर हो गया मेरा COO माइनस, इधर हो गया मेरा H, इधर हो गया मेरा C, इधर हो गया CH2, इधर हो गया CH2 और ये हो गया मेरा यहाँ से NH2। ये ऐसे जुड़ा रहता है। तो कहने का मतलब क्या है, इसको मैं अगर फिर ये NH2 होगा, इसको ठीक कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा सेंट्रल कार्बन था यहाँ पे, दिस इज़ माय सेंट्रल कार्बन। ये सेंट्रल कार्बन है। इस सेंट्रल कार्बन से एक तरफ मैंने COO ग्रुप जोड़ दिया है, एक तरफ मैंने NH2 ग्रुप जोड़ दिया है। यहाँ पर भी ये देखिए सेम चीज़, यही चीज़ मैंने यहाँ बनाई है। इधर COOH ग्रुप है, इधर मेरा NH2 ग्रुप है। कौन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ से हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है जो मैंने यहाँ पे जोड़ रखा है। ठीक है, अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि इस कार्बन से फिर हमारा ऐसे, इस कार्बन से फिर CH2 ग्रुप जुड़ता है, फिर CH2, फिर CH2, मतलब 3 CH2 की इसकी चेन है। या देखिए, ये एक CH2, ये एक CH2, ये एक CH2, 3 CH2 जाते हैं और उसके बाद ये तीनों CH2 जा करके NH2, यानी कि ये जो एंड वाला कार्बन होगा वो इस NH2 के ऊपर जा करके अटैक कर देता है या NH2 से जा करके कंबाइन हो जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये वाला जो CH2 है, जो इसका एंड होगा, मतलब ये कार्बन चेन का एंड होगा, 1 CH2, 2 CH2 और ये थर्ड वाला CH2 होगा, वो इस NH2 ग्रुप से जाकर के, NH2 ग्रुप कौन सा ग्रुप है? ये आपका अल्फा अमाइनो ग्रुप है। अल्फा अमाइनो ग्रुप मैंने इसको क्यों बोला? क्योंकि इट वाज अटैच्ड टू द कार्बन, मेन कार्बन से अटैच्ड है, तो दिस वाज कॉल्ड एज योर अल्फा अमाइनो ग्रुप। अब इसी अल्फा अमाइनो ग्रुप से योर CH2 हैज अटैच्ड, इसी ये CH2 अटैच हो गया है। इसी की वजह से इस प्रोलीन के ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इस प्रोलीन के पास कई सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। इसी प्रोलीन को वी ऑल्सो कॉल एज सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप। सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप भी बोलते हैं और इसको इमीनो ग्रुप भी बोला जाता है। अब देखिए, ये इमीनो ग्रुप वाला चक्कर बहुत सारे स्टूडेंट समझते नहीं है कि ये इमीनो ग्रुप का मतलब क्या हो गया। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एक कार्बन है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए एक कार्बन है और वो एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से, तो दिस वी कॉल एज प्राइमरी अमाइनो। क्या बोलोगे इसको? प्राइमरी अमाइनो। लेकिन अगर मान लीजिए दो कार्बन है और वो एक नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, दिस यू विल कॉल एज सेकेंडरी अमाइनो। ठीक, और अगर मान लीजिए 3 कार्बन है
3 कार्बन हैं और वो इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो इन दिस केस यू विल कॉल इट एज टर्चरी अमाइनो। तो यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप लगा होगा हर केस में उसका नाम बदलता जाएगा, प्राइमरी अमाइनो, सेकेंडरी अमाइनो और टर्चरी अमाइनो उसको हम लोग कहते चले जाएंगे। तो ये जो सेकेंडरी अमाइनो होता है ना, दिस सेकेंडरी अमाइनो इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनो ग्रुप। इसी सेकेंडरी अमाइनो को आप इम्यूनो ग्रुप नाम से भी जानते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम लोग इसको इम्यूनो ग्रुप भी बोल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर जो होता है इट इज साइक्लिक इन नेचर, साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्यों साइक्लिक बोल रहे हैं? क्योंकि आप देख सकते हो ना, ये पूरी साइकिल यहाँ पे बनी हुई है, दिस कंप्लीट साइकिल इज प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक, तो इसीलिए इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो और अगेन ये भी अभी नॉन पोलर ही है, तो नॉन पोलर है, नॉन पोलर होगा तो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है, और हाइड्रोफोबिक होने के साथ साथ ये वाटर इनसॉल्युबल हो गया। आप जानते ही, समझ ही रहे होंगे इस बात को, वाटर इनसॉल्युबल हो गया। यहाँ पर भी एक ही कायरल सेंटर है, 1 कायरल सेंटर। ठीक, एक बात और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ द मोस्ट रिजिड अमाइनो एसिड, मोस्ट रिजिड अमाइनो एसिड। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट फ्लेक्सिबल अमाइनो एसिड कौन सा था, वो ग्लाइसिन था। मोस्ट रिजिड अमाइनो एसिड कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा प्रोलीन। तो इसके भी सारे प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले अमाइनो एसिड की, जो है हमारा मीथियोनीन। ठीक, तो बात करते हैं मीथियोनीन की। अब मीथियोनीन में अगर मैं 1 लेटर कोड और 3 लेटर कोड के बारे में डिस्कस कर लूँ पहले, तो इसका जो 1 लेटर कोड होगा वो होगा M, इसका जो 3 लेटर कोड होगा वो होगा MET, मिथियोनीन। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका जो R ग्रुप है वो देखिए कितना सिंपल है, ये NH2 ग्रुप था, ये H है, ये COOH है, इसके साथ यहाँ पे CH2, फिर उसके बाद S लगाया है और फिर CH3 लगाया है, CH2, CH2S और CH3 लगाया है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथियोनीन, ये मिथियोनीन का स्ट्रक्चर है। अब मिथियोनीन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दिस इज योर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ये कैसा अमाइनो एसिड है? सल्फर कंटेनिंग है। दूसरा ये क्या है? नॉन पोलर है, और अगर नॉन पोलर है तो हाइड्रोफोबिक है, वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक, नेक्स्ट ये ऑक्सीडाइज, इसको इजीली ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता। दिस कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली। अब ऑक्सीडाइज इजीली इसको क्यों नहीं किया जा सकता, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं सिस्टीन के बारे में पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली सिस्टीन में क्या होता है, सल्फर जो होता है वो नीचे प्रेजेंट रहता है, यानी लास्ट पोजीशन पे प्रेजेंट रहता है। तो लास्ट पोजीशन पे प्रेजेंट रहने के लिए वहां पे SH2 प्रेजेंट रहता है या SH प्रेजेंट रहेगा, तो ये जो SH ग्रुप है वो आपस में जोड़ करके हाइड्रोजन रिमूव कराया जा सकता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सिस्टीन के केस में ऑक्सीडाइजेशन ऑक्सीडेशन इजीली हो सकता है, बट मिथियोनीन के केस में क्योंकि सल्फर जो है वो बीच में पाया जा रहा है, इट इज प्रेजेंट इन द मिडल, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन इजी नहीं होता। मैं जब सिस्टीन के बारे में पढ़ाऊंगा तो वापस इसके बारे में डेप्थ में बात कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता आसानी से, इसीलिए डाइसल्फाइड बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल, यहाँ पे नॉट पॉसिबल। अब आप जानते ही होंगे सभी लोग कि सिस्टीन में डाइसल्फाइड लिंकेज जो होती है वो प्रेजेंट रहती है, सिस्टीन में डाइसल्फाइड लिंकेज पाई जाती है, बट मिथियोनीन के अंदर डाइसल्फाइड लिंकेज जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी, ये क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं फिनाइल एलेनीन की। तो अब ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं फिनाइल एलेनीन का। फिनाइल एलेनीन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। ये किस कैटेगरी में आता है जी? एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की कैटेगरी में आता है। ठीक, अब एरोमेटिक क्यों बोल रहे हो उसको, तो इसके स्ट्रक्चर, अच्छा पहले मैं इसके 1 लेटर कोड वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ।
अगर मैं 1 लेटर कोड के बारे में बोलूं तो इसका 1 लेटर कोड क्या होता है? इसका 1 लेटर कोड होता है F, ठीक। और अगर मैं इसके अगर मैं इसके 3 लेटर कोड के बारे में बात करूं तो ठीक, तो ये हो गया इसका 1 लेटर कोड और 3 लेटर कोड, ठीक है। तो अब अगर मैं वापस आता हूं इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तो प्रॉपर्टीज़ में देखिए, अब अगर आप इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे तो जस्ट अ मिनट, यस, तो इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखिए तो ये हो गया NH3, ये हो गया COH, ये हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे लगा हुआ है आपका बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है CH2, ठीक है। तो ये इसका 3 लेटर कोड हो गया। अब आप जानते हैं कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड होने के लिए ये आपकी बेंजीन रिंग जो है ये प्रेजेंट होनी जरूरी है। तो दिस इज योर व्हाट, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग यहाँ पे है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, फिनाइल एलेनीन, ठीक है। तो इसके R ग्रुप का एक दूसरा नाम है, R ग्रुप को आप और भी एक चीज कहते हैं, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, क्यों मिथाइल बेंजीन कह रहे हो भाई? क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है और ये आपका बेंजीन लगा हुआ है, तो इसीलिए इसके R ग्रुप को आप क्या बोल देते हैं, मिथाइल बेंजीन। ये आपका R ग्रुप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता चुका हूं कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है हाइड्रोफोबिक, अगेन इन नेचर होगा। अब हाइड्रोफोबिक के साथ आपको एसोसिएटेड सारी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी है ही, और दूसरा ये साथ साथ में ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, कैन एब्जॉर्ब लाइट। एब्जॉर्ब लाइट को क्यों कर सकता है, तो इसके ऊपर मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा कि जितने भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एब्जॉर्प्शन शो कर सकते हैं, दे कैन शो एब्जॉर्प्शन, यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे उसके बाद फ्लोरोसेंस शो करते हैं। इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि फिनाइल एलेनीन, ट्रिप्टोफैन या टायरोसिन क्यों लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसके बारे में अलग वीडियो में बात करूंगा। तो ये कैन एब्जॉर्ब लाइट के बारे में हो गया, फिनाइल एलेनीन के बारे में इतनी बात हो गई, और यहाँ पे कायरल सेंटर होता है, 1 कायरल सेंटर, ठीक है। तो ये भी हो गया, डिस्कस हो गया। अब लास्ट जो कि नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स में आ जाता है वो है आपका ट्रिप्टोफैन। अब ये ट्रिप्टोफैन के अगर सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात की जाए तो ट्रिप्टोफैन का जो 1 लेटर कोड होगा, 1 लेटर कोड जो होता है ट्रिप्टोफैन का वो होता है आपका W, और 3 लेटर कोड की अगर मैं बात करूं तो ये होता है TRP, ट्रिप्टोफैन, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के अंडर ही आता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। क्यों एरोमेटिक बोल रहे हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये बेंजीन रिंग इधर पाई जा रही है, ठीक है। ये भी एक तरीके से बेंजीन रिंग है, ठीक। अब इसके अलावा ये पूरा इसका बड़ा सा R ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, ऊपर CO-, इधर NH3+ और इधर H, ठीक। ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, ये हो गया ट्रिप्टोफैन के स्ट्रक्चर के बारे में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की भी बात करता हूँ कि ट्रिप्टोफैन में जो ये R ग्रुप होता है ना, इसको आप इंडोल ग्रुप भी बोलते हैं, यू कॉल इट एज इंडोल ग्रुप। अब अगर इंडोल ग्रुप आपको याद हो तो ये इंडोल अमाइनो एसिड, आपने नाम भी सुना होगा इंडोल अमाइनो एसिड, ये इंडोल अमाइनो एसिड ये क्या होता है, दिस इज योर ऑक्सिन। तो इस अमाइनो एसिड को यानी कि ट्रिप्टोफैन को यू ऑल्सो कॉल एज, इसको आप क्या बोलते हैं, इट इज द प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन, यानी कि ऑक्सिन जो होता है वो इसी अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होता है, ऑक्सिन जो होता है इसी अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होता है, ठीक। अगर मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊं यहाँ पे तो यस, जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ। तो ये जो आपका जो ट्रिप्टोफैन का जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें अगेन क्योंकि ये अब एरोमेटिक अमाइनो एसिड है इसीलिए यहाँ पर भी आपको एब्जॉर्बेंस देखने को मिलती है, एब्जॉर्बेंस देखने को मिलती है, और यहाँ पर भी 1 कायरल
सेंटर पाया जाता है। ठीक, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है, 1 कायरल सेंटर है। दूसरा, ये भी आपका हाइड्रोफोबिक होता है, दिस इज ऑल्सो योर हाइड्रोफोबिक, तो वाटर इनसॉल्युबल। ठीक, तो ये डिस्कशन हो गया, जितने भी हमने सारी डिटेल्स आपको बता दी, जितने भी नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स, नॉन पोलर साइड चेन्स कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स थे, उनके बारे में सारा का सारा एक साथ एक ही वीडियो में डिस्कशन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरी प्रॉपर्टीज़ कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारे के सारे रीसेंट अपडेट्स मिलते रहें। दूसरी चीज़, हमारे ऑनगोइंग रनिंग क्लासेस चल रहे हैं बायो प्रोसेस के लिए भी, और हमारा रनिंग क्लास चल रहा है गेट क्रैश कोर्स के लिए भी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 8299134528 फॉर फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।